हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। इसमें क्वांटम संख्या में आपको बताया गया है कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसमें 3 क्वांटम नंबर के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक। और चौथी जो क्वांटम संख्या है वह है स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। आज के वीडियो में मैं इस क्वांटम संख्या को बताऊंगा, चक्रण क्वांटम संख्या को, स्पिन क्वांटम नंबर और क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी क्वांटम संख्याओं में हमारा चौथा है, ठीक है, फोर्थ। 3 को डिफाइन कर दिया गया है। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, ठीक है। इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं का पता चलता है, ठीक है। यानी इस क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं को, यानी यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं को निरूपित करती है, ठीक है। 2 अवस्था का मतलब, जैसे मान लीजिए ये p ब्लॉक है, नहीं p, ठीक है, p उपकोष है। p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 है, ठीक है। यानी इसमें कक्षक कितने बनते हैं? इसमें कक्षक बनते हैं 3, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए इसके पास p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें भरना है, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी घरों में भर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या करते हैं? उसका जोड़ा लगाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यानी जो चक्रण क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, वह इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 2 अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है यह क्वांटम संख्या, यानी उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 2 अवस्था का मतलब, एक हम ऊपर बनाते हैं और दूसरे को नीचे बनाते हैं, ठीक है। यानी स्पिन क्वांटम संख्या क्या शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कंपन कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तो वह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, ठीक है। यानी यह इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन 2 तरह से क्या करता है? चक्रण करता है, 2 तरह से कंपन करता है। एक होता है वामावर्त, ठीक है, और दूसरा होता है दक्षिणावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में है, ठीक है। एक कक्षक में किसी उपकोष के किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण करते हैं, स्पिन करेंगे, ठीक है। स्पिन करेंगे तो एक करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो जो
क्लॉकवाइज करता है, क्लॉकवाइज जो जिस तरह घड़ी की सुई घूम रही है, ठीक है, उसके तरफ करेगा तो यह जो है इसको हम नीचे तीर से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसके लिए एस का मान लिखा जाता है -1/2, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए। अब देखिए ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है तो इसके लिए हम ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है, ऊपर दर्शाते हैं और इसके लिए एस का मान होता है +1/2, ठीक है। यानी किसी भी उपकोष के कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या है, ये एस का मान हो जाएगा ±1/2, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसके लिए करते हैं, इसके लिए, ठीक है। अब मानिए इसका हम एस का मान लिख रहे हैं तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें केवल है तो इसकी स्थिति ऊपर दर्शाई गई है, ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊपर यानी ये दिखाया गया कि इसकी स्पिन जो है ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, यानी एंटी क्लॉक जा रहा है तो इसके लिए एस का मान क्या होगा, +1/2 हो गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसमें ये है, अब इसके लिए लिखेंगे एस का मान तो क्या होगा, अब इसके लिए होगा, ये नीचे है तो नीचे के लिए क्या है -1/2, ये होता है ये -1/2, बात समझ में आ गई। तो यही है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। यानी इसमें आपको ये बताया गया कि जो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या होती है उसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं का पता चलता है, ठीक है। या यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के 2 अवस्थाओं, दो अवस्थाओं को निरूपित करती है, ठीक है। तो ये जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो कंपन होता है वह क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक हो सकता है। तो जब क्लॉकवाइज होता है तो उसके लिए हम नीचे तीर से दर्शाते हैं और उसके लिए एस का मान होता है -1/2, ठीक है। और जब एंटी क्लॉक करेंगे तो उसके लिए जो ऊपर तीर से दर्शाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन को और उसके लिए एस का मान होता है +1/2, ठीक है। तो यही जो है मतलब कि चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए ये तो चारों क्वांटम संख्या हो गई, चारों क्वांटम संख्या। अब इस क्वांटम संख्या के द्वारा अब इस क्वांटम संख्या पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को हल कराएंगे, ठीक है। एक बार और आपको ध्यान दिला देते हैं कि पहला था मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n से प्रदर्शित किए हम लोग, ठीक है। इससे किसका पता चला, इससे हमको पता चलता है किसके इलेक्ट्रॉनों के कोष का, ठीक है। दूसरा था दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, इससे किसका पता चलता है, इससे उपकोष का पता चलता है, ठीक है। फिर तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ठीक है, m, इससे उपकोष के कक्षक का पता चलता है। और फिर चक्रण क्वांटम संख्या s, इससे क्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी स्पिन यानी चक्रण की स्थिति का पता चलता है। ये जो है चारों क्वांटम संख्याएं हैं और इन क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की हर स्थिति का पता कर सकते हैं कि वह किस कोष में है, वह उस कोष के किस उपकोष में है, वह उपकोष के किस कक्षक में है और जिस कक्षक में है उसके स्पिन यानी उसके जो चक्रण है, जो उसका घुमाव है वह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का हम पता कर सकते हैं। और ये बताया गया आपको कि जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही से सही पता चलता है उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन है यदि L बराबर 3 के लिए
L बराबर 3 के लिए m के मान लिखिए। ठीक है, m के मान लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, यानी कह रहा है कि L बराबर 3 तो m का मान बताइए। ठीक, आपको पता है कि L कौन सी क्वांटम संख्या है? जो L है यह है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? m पूछ रहा है। m का मतलब कौन क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि जो m का मान होता है, m का मान वह L के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, और m का मान होता है, m का मान शून्य से लेकर या शून्य सहित शून्य से लेकर प्लस L से माइनस L तक। ठीक है, या शून्य से लेकर माइनस L से प्लस L तक। चलिए हम लोग इसी पर करते हैं। अब देखिए, यानी L बराबर यहाँ पर है 3, L बराबर 3, m का मान पूछ रहा है, m का मान। अब पहले प्लस लेते हैं, पहले प्लस। ठीक है, तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, और 0 के बाद हम लिखेंगे क्या? माइनस वाला। अब देखिए, तो क्या है? ये 3 है, तो पहले प्लस लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? +3 +2 +1 हो गया। 3 है तो +3 +2 +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब -L तक, तो माइनस लिखेंगे, तो -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, यानी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। यदि L बराबर 3 है तो ये जो है m का मान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, n बराबर 2 के लिए सभी दिगंशी क्वांटम संख्याओं n बराबर 2 के लिए, यानी कह रहा है n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए L और m के मान बताइए या लिखिए। ठीक है, एन दे रहा है कि n बराबर 2 के लिए L का भी मान बताइए और किसका? m का भी बताना है। ठीक, अब देखिए, अब n बराबर 2 है, n बराबर 2, तो जो L है, L का मान किस पर निर्भर करता है? L का मान निर्भर करता है n पर। ठीक है, L का मान n पर निर्भर करता है, और L बराबर होता है, L का मान होता है 0 से लेकर, L का मान 0 से लेकर क्या होता है? n-1 तक, n-1 तक। तो दिया है n बराबर 2, तो इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे L का मान निकालेंगे, तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा 0 और क्या होगा? 1। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 तो इसमें है ही है, 0 है ही है, और n-1 है, n-1 तक, तो n क्या है? n2 है। ठीक है, 2 में से जब 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो L का मान हो गया, L का मान निकला 0 और 1 निकल गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि m का मान बताइए। ठीक, तो L का मान निकल गया, तो m का मान निकालेंगे। जो m का मान होता है, m का मान वह किस पर निर्भर करता है? L पर निर्भर करता है। ठीक है, तो m का मान निकालेंगे, m का मान का सूत्र क्या है? m का मान 0 से लेकर प्लस L से माइनस L तक होता है। ठीक है, फार्मूला याद करिए। अब देखिए, तो L बराबर 0 है। अब देखिए, इसके लिए m का मान क्या होगा? m का मान 0 हो जाएगा, 0 के लिए m का मान 0। अब देखिए, अब इसके लिए हम निकालेंगे m का मान,
m बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए l बराबर 0, तो शून्य से लेकर प्लस l से माइनस l तक, तो पहले हम लेते हैं प्लस, यानी +1, ये +1 है, ठीक है। फिर क्या ले लेंगे 0, और उसके बाद क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये l का मान हो गया, ठीक है, और ये हो गया किसका, m का मान हो गया। ये 0 के लिए m का मान है, ये 1 के लिए m का मान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, n बराबर 3 के लिए l और m क्वांटम संख्याओं के सामान्य मान लिखिए। देखिए n बराबर 3 के लिए, ठीक है, l और m के संभावित मान लिखिए। l और m के संभावित मान लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, यानी n बराबर दिया है 3, ठीक है, तो l और m का मान पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ दिया है n = दिया है 3, n बराबर 3 दिया, ठीक है, n बराबर दे दिया है 3, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पहले l निकालेंगे, और जब l निकाल लेंगे तो किसका मान निकालेंगे, उसके बाद m का निकालेंगे, क्योंकि इसका मान जो है इस पर निर्भर करता है और इसका मान किस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये n बराबर 3 है, ठीक है। तो इसके लिए l का मान निकालेंगे, l, ये देखिए l का मान। अब देखिए, तो l का मान क्या होता है, शून्य से लेकर n-1 तक l का मान होता है, l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, और क्या होगा 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और 2। चूंकि n बराबर 3, n में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्रम से लिखते हैं, तो 0 हमारे इसमें है ही है, तो 0 हो गया, फिर 1 हो गया और 2 हो गया। अब देखिए, तो l का मान कितना आया, 3 आया, देखिए ये l के मान है, ठीक है, l के मान है ये, तो यहाँ पर लिखिए ये l का मान कितना हो गया, ये हो गया 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे m का मान, ठीक है, क्योंकि m का मान इस पर निर्भर करेगा, इसका मान इस पर और m का मान l पर, ठीक है। तो ये देखिए m का मान निकालेंगे, m का मान। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, m का मान 0 होगा, यानी l बराबर 0, तो m बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, तो l बराबर 1 दिया, तो m बराबर क्या होता है, 0 से लेकर प्लस l से माइनस l तक, ठीक है। तो प्लस से पहले प्लस लेते हैं, प्लस लीजिए पहले, +1 है ये, +1, 0 और -1, ठीक है। तो m का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का मान, इसके लिए 3 मान हो जाएंगे, ठीक है, 3 मान 1, 2, 3, यानी +1, 0 और -1 हो गया। अब इसके लिए 5 मान होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ l बराबर दे दिया 2, ठीक है, तो m का मान क्या होगा, m का मान पहले प्लस लेते हैं, पहले प्लस ले लेंगे, तो ये होगा +2 +1, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर आएगा -1 -2,
ठीक है। तो यहाँ यम का मान क्या हो गया इसके लिए, ये हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन का है। बात समझ में आ गई। n बराबर 3 के लिए l और m के संभावित मान, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है n बराबर 4 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। यानी n बराबर 4 दिया है तो l का मान लिखना है, m का मान लिखना है और s का भी मान लिखना है, ठीक है। s का भी मान इसमें लिखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। यानी कह रहा है कि यदि n बराबर 4 तो के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। 4 के लिए n बराबर 4 के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। यानी देखिए n बराबर 4 दे दिया, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया है, पूछ रहा है l का, m का और s का मान, ठीक है। l का, m का और s का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया है n बराबर 4 दिया, n बराबर दिया 4, तो हमको l का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह कर लेते हैं, तो हमको निकालना किसका। अब देख लीजिए n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और कितना होगा 3। यानी l का मान n बराबर 4 दिया तो l का मान 0 1 2 और 3 होगा, ठीक है। 0 1 2 और 3। अब देखिए n बराबर 4 है तो l का मान, ये देखिए यहाँ पर एक इसके लिए l का मान है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ठीक है। l बराबर देख लीजिए 0 1 2 3, यानी ये हो गया 0 हो गया और 1 हो गया और 2 हो गया और क्या हो गया 3, ठीक है। 0 1 2 3, यदि n बराबर 4 तो हमने l का मान निकाल लिया कितना, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया, ठीक है। n बराबर 4 दिया है, ये सब इसमें ज्वाइंट है। अब देखिए अब इसके लिए m का मान लिखेंगे, ठीक है, m का मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ है m का मान, ठीक है। तो l बराबर 0 तो m बराबर क्या होता है, इसके लिए हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए अब जब l बराबर 1 है, l बराबर 1, ठीक है, m बराबर कितना होगा, m बराबर इसके 3 मान हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। देखिए इधर n दिया l बराबर 1, यहाँ l बराबर 1 का हम निकाल रहे हैं। m का मान क्या होता है, 0 से लेकर +l से -l तक, यानी m बराबर क्या हो गया, पहले प्लस लीजिए तो क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है, ये वाला। फिर 0 हो गया, इसके बाद क्या हो गया -l, यानी ये हो गया -l का मतलब -1 हो गया, यानी 1 के लिए हो गया +1 0 -1, यानी m का मान इसके लिए हो गया, थोड़ा इसको यहाँ m है और ये 0 है, ये हो गया +1, ये हो गया 0, ये हो गया -1। इसी तरह इसके लिए कितना मान होगा, इसके लिए 5 मान हो जाएगा, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, इसके लिए क्या होगा, ये हो गया +2, इसके लिए m का मान, यानी l बराबर दिया है 2, m का मान क्या होगा +2 होगा, +1 0 -1 -2,
ठीक है। अब देखिए, अब 3 के लिए यहाँ 3 का है, ये एल का मान कितना है 3 है, ठीक है। इसके लिए कितने मान, ध्यान दीजिए, यदि एल बराबर दिया है 3, ठीक है, एम बराबर क्या होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कितना हुआ 7 हो गया, यानी इसमें कितना होगा, इसमें 7 हो जाएंगे, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए, यानी ये n बराबर 4 है, ठीक है। n बराबर 4 के लिए l का मान हो गया 0 1 2 और 3 हो गया। अब इसके लिए m का मान, यदि l का मान 0 हो गया तो m का मान 0, ठीक है। l का मान 1 तो m का मान +1 0 -1, ठीक है। इसका हो गया इस तरह, इसका जो है ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम s का मान निकालेंगे, ठीक है। s का मान निकालेंगे, तो जब s का मान निकालेंगे तो इससे क्या है, ये n से कोस का पता चलता है, कोस का, इससे l से किसका, उपकोस का एसपीडीएफ, और इससे किसका पता चलता है, कक्षक का, ठीक है। देखिए कक्षक है, अब जैसे मान लीजिए P उपकोष है, तो P उपकोष में जैसे मान लीजिए 3 कक्षक है, 3 कक्षक, ठीक है। ये इसका मान बता रहे हैं, तो क्या ये +1 है 0 -1, ये मान लीजिए +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें मान लीजिए सभी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पूरा ये फील्ड है, पूरा भरा है, ठीक है। तो इसके लिए s का मान क्या होगा, ये अब इसमें जो +1 ऑर्बिट है, +1 जो ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्थिति क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2, यानी x बराबर हो गया ±1/2 हुआ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए भी वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या होगा, s बराबर ±1/2, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो s का मान क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूरे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन यदि भरे हुए हैं, ठीक, तो इसके लिए s का मान क्या होगा, इसके लिए होगा ±1/2, इसके लिए भी वही ±1/2, इसके लिए भी वही ±1/2, यानी सबके लिए क्या होगा, सब में जो है इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, तो सबके लिए s बराबर हो जाएगा +-1/2, ठीक है। एक बार +1/2, एक बार -1/2, ठीक है। बात समझ आ रही। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और, ओनली 1 क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपसे कहा जाए कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। यानी क्वेश्चन है कि सोडियम Na के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, तो क्या करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, तो सबसे पहले सोडियम का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na क्या होता है, N1 होता है, ठीक है। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, देखिए 6 और 4 10, 2p6 के बाद क्या बढ़ता है 3s1, ठीक है। अब देखिए ये 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ रहा है, ठीक है। यानी इसका पूछ रहा है कि इसका जो है 3s1 जो है, इसका जो है इसके जो है सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। मैं आपको बताया था कि जो यहाँ 3 है, ठीक है, वह किसका नंबर है, वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो क्या हो गया, हमको n का मान निकालना है, n बराबर, ठीक है, l बराबर और m बराबर, ठीक है, और क्या है s बराबर, ठीक। अब देखिए n बराबर क्या हो गया, ये संख्या n बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया sp d और f, ठीक है, sp d आपको बताया गया है दिगंशी क्वांटम संख्या में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताया गया आपको कि इसका गणितीय वैल्यू क्या होता है, इसका गणितीय, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये s है, s की गणितीय वैल्यू क्या है 0, l का मान क्या हो जाएगा, l का मान 0 हो गया, ठीक है। एसपीडीएफ यही ना l है, ठीक है, तो इसका गणितीय वैल्यू 0 होता है। अब देखिए जब l बराबर 0 तो m बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, l बराबर 0 तो m बराबर 0। अब देखिए s का मान, ठीक है, s जैसे मान लीजिए ये 3s है, s में एक कोष बनता है, एक अक्षर बनता है, ठीक है, ये 3s है, 3s है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले ऊपर भरते हैं, ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन हम ऊपर दर्शाए हैं, अभी आपको स्पिन क्वांटम नंबर में बताया गया कि उसके लिए s का मान +1/2 होता है, और जो नीचे दर्शाएंगे उसके लिए s का मान -1/2। इसके लिए s का मान कितना होगा, इसके लिए s का मान हो जाएगा +1/2, +1/2। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पाउली का वर्जन, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए पूछ रहा है कि फास्फोरस या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब ध्यान दीजिए 2 2 4 6 4 10 12 और 3 15, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4 6 4 10 12 3 15, ठीक है। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कह रहा है कि जो इसके y कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी चारों क्वांटम संख्या लिखिए, इसकी चारों क्वांटम संख्या लिखिए। ये क्या होगा, ये किसका मान है, ये n का, n बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, n बराबर 3। अब देखिए तो l बराबर, ठीक है, अब देखिए p है, अभी बताया गया आपको s p d और f, s की गणितीय वैल्यू 0, p का 1, d का 2 और f का 3, ठीक है। तो इसके लिए p बराबर क्या हो जाएगा, यानी l का मान कितना हो जाएगा, p के लिए 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये p है, तो p में कितने ऑर्बिट बनते हैं, p में बनते हैं 3 ऑर्बिट, ठीक है। तो हमको मान लिखना है m का, ठीक है। तो देखिए m का मान कितना है, होगा m बराबर, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो l बराबर 1, तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर होगा +1 0 और -1, ये होगा +1 0 और -1, ठीक। अब देखिए तो अब जैसे मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, ठीक है। n बराबर 3 हो गया, l बराबर देखिए l बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और m बराबर देखिए m का मान है l बराबर 1, तो m बराबर +1 0 -1, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये +1 में है, m बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है।
और s बराबर ये ऊपर है तो इसके लिए +1/2। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 3p में पूछ रहा है, तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉनों की हम क्वांटम संख्याओं को बताएंगे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये भी क्या होगा, n बराबर 3 होगा, l बराबर क्या होगा, l बराबर 1 होगा। अब देखिए m का मान चेंज होगा, पहला इलेक्ट्रॉन +1 में है, दूसरा किस में है, 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, और s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा +1/2। फिर तीसरे के लिए, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के लिए तीसरा क्या होगा, ये n बराबर 3 हो जाएगा। l बराबर कितना होगा, 1, l तो हमेशा बराबर है क्योंकि p में ही प्रवेश कर रहा है। अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरा इसमें आ रहा है, m बराबर हो जाएगा -1 और s बराबर हो जाएगा +1/2, क्योंकि सभी क्या है, सभी ऊपर है। इस तरह वीडियो को आज जो है आपका क्वांटम संख्या समाप्त हो गया। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो समझाया गया है उसमें उसको समझने की कोशिश करिए, अपनी बुक को पढ़िए, क्वेश्चन नोट करिए। धन्यवाद। 36